नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है व्योम की पाठशाला चैनल पर। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, इसके अलावा प्रिंटफ, स्कैनफ कमांड्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हमें अपना प्रोग्राम सेटअप करना है ये देखा। आज हम इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस इन सी क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, टाइप कन्वर्जन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, इन सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मॉड्यूलर ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑपरेटर्स का हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। तो हम आगे आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस इन सी। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली वो फंडामेंटल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे हमारा सी प्रोग्राम बनता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा आ जाता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होते हैं? ये हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि इंट है, फ्लोट है, ये सभी डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस का काम क्या होता है? ये हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। इसके अलावा हमारा मॉड्यूलो है, ये सारे क्या हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? ये मैनेज करता है हमारा जो प्रोग्राम है उसका डायरेक्ट फ्लो होता रहे। जैसे कि इफ है, एल्स है, ये सारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। फॉर लूप्स हैं, व्हाइल लूप्स हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में आती हैं। इसके अंदर क्या है, ईच इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर उसका डिफाइंड है कि वो क्या काम करेगा, तो वो अपना स्पेसिफिक पर्पस जो है वो सर्व करता है। तो अब हम आ जाते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस पे। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? ये हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स को। तो जैसे कि मैंने देखा था, हमने पिछली बार भी देखा था, इंट जैसे a इज इक्वल्स टू 22 यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ इंट क्या है? हमारा वेरिएबल का टाइप है। a हमारे वेरिएबल का नेम है और 22 इसकी वैल्यू है। ये हम पहले से जानते हैं। अब इसमें हम नई चीज़ क्या सीखने वाले हैं, वो ये होगा कि हम इन्हें किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं या वेरिएबल को सेट करने के कितने तरीके हैं। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट पहले हम वैलिड डिक्लेरेशन एग्जांपल्स देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम इनवैलिड देखेंगे और उसके अलावा भी मैं कुछ गलतियों के बारे में बताऊँगा जो लोग कर देते हैं और एरर आ जाती है कंपाइलर के अंदर कमांड में। सबसे पहले जैसे कि यहाँ a इज़ इक्वल्स टू 22 डिफाइन हो चुका है, ये कंप्लीटली करेक्ट है। अच्छा, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर हम कोई भी वेरिएबल को कॉल करते हैं, तो उससे पहले वो वेरिएबल स्टोर होना चाहिए। बेसिकली आप जानते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करती है, मतलब पहले पहली स्टेटमेंट रन होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इसी वजह से इसमें क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में अपना वेरिएबल सेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने कोई वेरिएबल जो है वो ए सेट कर दिया, उसके बाद में अगर उसे प्रिंट करना है, तो वो चल जाएगा अगर मैं ए वेरिएबल यहाँ प्रिंट करता हूँ। लेकिन अगर आपने प्रिंट की कमांड पहले दे दी और ए वेरिएबल आप बाद में सेट कर रहे हैं, तो ये आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? अब हम आ जाते हैं वैलिड एग्जांपल्स के अंदर, जैसे कि इसने क्या किया है, सबसे पहले हमने ए की वैल्यू 22 स्टोर करा दी है ए के अंदर। फिर हमने बी को कहा कि बी की वैल्यू जो होगी वो ए के बराबर होगी। बेसिकली ए जो है वो हमारा 22 है और बी हमने क्या कह दिया कि बी जो है, जो 22 की ए की वैल्यू है वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। इक्वल्स टू का यहाँ सिंबल होता है कि बेसिकली हम कोई भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। और जहाँ हमें मैथमेटिकली इक्वल्स टू स्टोर करना है, इक्वल्स टू लिखना है, वहाँ डबल इक्वल्स टू आए इस तरीके से। आगे हम पढ़ने वाले हैं ये सभी चीज़ें। ये सभी चीज़ें आपको आगे दिखेंगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें हमने क्या किया, c इज़ इक्वल्स टू b प्लस 1। फिर मैं कहता हूँ c के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो b के अंदर 1 और प्लस कर देंगे। ठीक है? अब मैं कहता हूँ, अब अगली स्टेटमेंट में इन्होंने क्या किया, इंट d इज़ इक्वल्स टू 1 कॉमा e। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक साथ 2 वेरिएबल स्टोर करे हैं, लेकिन वैल्यू एक को ही असाइन की है। बेसिकली इंट d इज़ इक्वल्स टू 1 e। तो इसमें क्या हुआ, मैंने d को तो वैल्यू क्या असाइन कर दी 1, लेकिन ई के पास कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि बहुत लोग गलती करते हैं। गलती क्या होती है, जैसे मैंने कि यहाँ ए और बी 2 वेरिएबल डिफाइन किया और मैं बी इज़ इक्वल्स टू 2 लिख देता हूँ, तो ये जो 2 वैल्यू है ये केवल और केवल बी को असाइन होगी। ये ए को असाइन नहीं होगी। ए अभी एम्प्टी है, ए के अंदर अभी कुछ नहीं है। अगर आप इसे प्रिंट कराएँगे तो कोई गार्बेज वैल्यू इसके अंदर
कंपाइलर अपने आप स्टोर करके उसे प्रिंट करा देगा। इसके बाद अगर आप डिफाइन करते हैं तो बात नहीं। अब हम आ जाते हैं इनवैलिड डिक्लेरेशन के अंदर। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ भी बताया था, ए, बी, सी हमने 3 वेरिएबल यहाँ डिफाइन किए लेकिन वैल्यू केवल सी को दी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ए और बी को वैल्यू इनिशियलाइज़ हो गई है तो वो गलत है। यही कुछ लोग क्या करते हैं, इंट ए इज़ इक्वल्स टू बी इज़ इक्वल्स टू सी इज़ इक्वल्स टू 1, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ए क्या कह रहा है कि बी की ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर हो जाए और इस स्टेटमेंट पे कंपाइलर को पता ही नहीं है कि बी क्या है, क्योंकि आपने बी को पहले डिफाइन ही नहीं किया। अगर आप बी को पहले डिफाइन कर दें इंट इज इक्वल्स टू बी 22 तो यहाँ 22 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ बी की वैल्यू डिफाइन नहीं की है तो यहाँ ये फिर से एरर दे देगा। सेम फॉर सी। तो अभी हम जैसे देख रहे थे, कोई भी अगर हमें वेरिएबल स्टोर कराना है, वेरिएबल के अंदर अगर किसी की भी वेरिएबल की स्टोर करानी है, तो जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि अगर हमें वेरिएबल स्टोर कराना है या वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करानी है, तो अगर इसके अलावा खाली स्टोर कराने के लिए नहीं, अगर हमें कहीं कॉल भी करना है, जैसे प्रिंट कर रहे हैं या स्कैनफ कर रहे हैं, तो उससे पहली वाली स्टेटमेंट में, यानी जैसे मैंने यहाँ यूज किया है, तो इससे पहले वाली स्टेटमेंट में बी और सी डिफाइन होने चाहिए। उसके बाद ये काम हो सकता है, क्योंकि बी के अंदर जो वैल्यू है वो सी की है और सी के अंदर क्या वैल्यू है 1, और वो भी इस वजह से डिफाइन नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ कॉमा नहीं। ठीक है। अभी हमें क्या अभी हमने इससे क्या सीखा कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल स्टोर करना है या वेरिएबल को यूज करना है तो उससे पहले वाली स्टेटमेंट में वेरिएबल को हमने डिफाइन किया होना चाहिए। इसके अलावा मल्टीपल असाइनमेंट्स में जैसे हमने ये देख रहे थे, तो ये एग्जाम्पल आप करके भी देख लीजिएगा, इवन हम प्रोग्राम में भी करके दिखाएंगे भी। तो अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे, जिस पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। सबसे पहले अगर हम int की वैल्यू स्टोर करते हैं a इज इक्वल्स टू 5, तो ये हमारा करेक्ट वेरिएबल स्टोर हो चुका है। अब अगर मैं कह देता हूँ कि int b इज इक्वल्स टू a, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कोई भी लिखता हूँ तो देखिए यहाँ एरर आ चुकी है। बेसिकली इसमें क्या आपको समझना है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, तो इससे पहले वो वेरिएबल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी हम एरर क्या देख रहे थे, a कॉमा बी इज इक्वल्स टू 5 अगर हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो केवल और केवल बी के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, ए के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। तो इससे अगर हम इस टाइम पे इसे कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, कोई भी एक गार्बेज वैल्यू को इसमें प्रिंट करा देगा। ठीक है, गार्बेज वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। परसेंटेज डी हम अगर डाल के देखें, कॉमा ए को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिए 0 यहाँ प्रिंट हो चुका है, कोई भी वैल्यू जो क्योंकि ये डिफाइंड नहीं था। अब अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी से नीचे वाले कमांड में कि a इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। तब ये 5 प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ बी की वैल्यू ऑलरेडी सेट की हुई है और ए भी पहले से ही वेरिएबल सेट है। अब मैं यहाँ ए के अंदर बी की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ 5 प्रिंट हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं अपने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर, जिसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले वेरिएबल जिसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन करने वाले हैं, वेरिएबल इज इक्वल्स टू, यहाँ ऑपरेंड 1, देन ऑपरेटर, देन ऑपरेंड 2। ऑपरेंड मतलब जिसके साथ किया जाने वाला है, जैसे कि 2 + 2, तो यहाँ 2 क्या है, ऑपरेंड 1, एंड ये 2 क्या है, ऑपरेंड 2। ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर देख लेते हैं, एडिशन, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे हमारे क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। यही कुछ लोग अगर जैसे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट नोट आप समझ लीजिए, अगर हमें इसके अंदर कोई पावर लिखनी है 2 टू द पावर 2,
तो हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे हम कोड के अंदर लिखते हैं, इस तरीके का सिंबल बना के। हमें इसके लिए एक प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा, POW x, y। तो इसमें x की पावर y हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमें यूज करना है तो math.h, ये एक लाइब्रेरी आपको, जैसे हमने हैश इंक्लूड stdio.h किया था ना, इसी तरीके से आपको यहाँ इंक्लूड करके math.h भी यहाँ कॉल कराना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ये पावर कमांड चलेगा जो हमने यहाँ। इसके अलावा इनवैलिड कमांड्स क्या हो सकते हैं, इनवैलिड एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा राइट साइड में होगा। जैसे कि a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी मैं लिख दूं यहाँ, तो ये हमारा ऑपरेशन है, ये हमेशा राइट साइड में होगा। b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए हम यही नहीं लिख सकते, ये एरर दे देगा कोड के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर, जहां हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पर। तो अब हम देख लेते हैं अपने अरिथमेटिक जो हमने इंस्ट्रक्शंस देखे थे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ डाल देता हूँ, बना देता हूँ इंट a। तो जैसे कि हमने देखा था, इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे 5 + 5, तो ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड है, 5 एंड 5 ऑपरेंड है, ठीक। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लगा देता हूँ टर्मिनेटर। इसके बाद हम इसे प्रिंट करा के एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसे एक बार प्रिंट करा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से आप इसे डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। यहीं अगर हमारा 2 होता, तो आप देख सकते हैं वैसे तो यहाँ 2.5 आना चाहिए, बट 2 आ रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ इंट हमारे यहाँ डाला हुआ है। इंट क्या है? इंटीजर टाइप, यहाँ डेसिमल वैल्यूज नहीं स्टोर होंगी। तो ये क्या करेगा? राउंड ऑफ नहीं करेगा, लेकिन जो उसकी डेसिमल के बाद की वैल्यूज हैं उन्हें हटा देगा सीधे। अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि हमारा ऑपरेटर जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड होना चाहिए। अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो एरर आ जाती है, जैसे कि अभी मैं यहाँ डालता हूँ इक्वल्स टू ए। अब हमारा ऑपरेटर, जो हमारा ऑपरेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड है। मैं इसे सेव करता हूँ एंड अगेन रन करता हूँ। तो देखिए ये एरर आ चुकी है, वन वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। ये देखिए इस तरीके का यहाँ एरर आ चुका है। यही अगर इसे मैं वापस, अब ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर के अंदर अगर हमें पावर लिखनी होती है तो हम नॉर्मली इस तरीके से पावर को डिफाइन करते हैं कि 5⁻²। लेकिन अगर आपको सी प्रोग्राम के अंदर पावर इंक्लूड करना है तो जैसे कि हमने पढ़ा था, उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हैश इंक्लूड math.h डालेंगे। इसके बाद POW। अब ये हमारा कोड वैलिड होके इसकी पावर सेट कर देगा। अब आप देख सकते हैं 5⁻², 25 हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हम आ चुके हैं अपने मॉड्यूलर ऑपरेटर, इसको हम मॉड्यूलो भी बोलते हैं। ये जो परसेंट सिंबल है, ये अगर हम एज अर्थमेटिक अर्थमेटिकली या बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज करना चाहें, तो ये बेसिकली क्या होता है? थ्री, ये रिमाइंडर देता है अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में देखते हैं तो। जैसे कि 3 इसे मॉड्यूलो कहते हैं, मॉड्यूलर ऑपरेटर को। 3 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 1, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में
2 बचेगा। ये इस तरीके से इसका कहने का मतलब है। जैसे कि ये होता है, तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है, ये इस रिमाइंडर को यहाँ दिखाता है। ऐसे ही नेगेटिव के लिए है, ठीक है? लेकिन ये डेसिमल वैल्यूज़ के लिए हमारा नहीं होगा। एक बार हम इसे भी अपने प्रोग्राम के अंदर रन करा के देख लेते हैं। तो एक बार हम अपने मॉड्यूलर ऑपरेटर को देख लेते हैं किस तरीके से वो प्रैक्टिकली काम करता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं 5, यहाँ मैं मॉड्यूलो का सिंबल लगा दूंगा, देन 2, या हम कर देते हैं 4/2। तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो है वो डिविडेंड है एंड 2 इज डिवाइजर। तो मतलब 4 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा मॉड्यूलर ऑपरेटर हमें एज अ रिजल्ट प्रिंट करा के देगा। वो हम इसे एक बार सेव करके रन कर लेते हैं। देख लीजिए 0 यहाँ प्रिंट हो चुका है। बेसिकली अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचता है, बट हम यहाँ 5 लिख दें एक बार, फिर रन करके देखते हैं। तो 1 प्रिंट हो चुका है हमारा। तो बेसिकली मॉड्यूलर ऑपरेटर या मॉड्यूलो का क्या क्या काम होता है, तो बेसिकली मॉड्यूलर ऑपरेटर या मॉड्यूलो का क्या काम होता है, वो एट द एंड आपको जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं 5 मॉड्यूलो 2, तो इसका रिमाइंडर निकाल के दे देगा। 5 इसमें डिविडेंड होता है, 2 डिवाइजर होता है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली इसका यही काम होता है इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसके अलावा हम परसेंट का यहाँ साइन लगाते हैं सिंबल फॉर फंक्शन डिफाइनिंग वगैरह के लिए। तो हम आ चुके हैं टाइप कन्वर्जन्स में, जहाँ हम देखेंगे इंट ऑपरेशन, इंट को इंट के अंदर, इंट फ्लोट एंड फ्लोट फ्लोट। सबसे देख लेते हैं, अगर हम इंट को इंट के साथ कोई ऑपरेशन कराते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा इंट आएगी। अगर हम इंट का ऑपरेशन फ्लोट के साथ कराते हैं, ठीक है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी ऑपरेशन हम इंट का फ्लोट के साथ कराएंगे तो वो फ्लोट वैल्यू एज आउटपुट ही देगा, और फ्लोट का फ्लोट के साथ कराएंगे तो भी वो फ्लोट ही देने वाला है। तो ये बेसिकली हमारा टाइप कन्वर्जन्स में आ जाता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, इन्हें जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं या चेंज होते हैं बेसिकली। जैसे कि यहाँ इंट का फ्लोट के साथ अगर हमने कराया तो वो फ्लोट देगा, ठीक है। इंटीजर डिविजन्स लाइक 5/2 जो है वो 2 देते हैं, लेकिन 2.5 नहीं देते, क्योंकि वह इंट वैल्यू है। इंट वैल्यू जो होगी वो उस वैल्यू को राउंड ऑफ करके दे देगी। राउंड राउंड ऑफ का मतलब, जैसे इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1.99999, तो हमारे हिसाब से इसकी राउंड ऑफ वैल्यू 2 होनी चाहिए, लेकिन इसका कंपाइलर क्या वैल्यू देगा, आप पहले इसे अपने प्रोग्राम के अंदर रन कर दीजिएगा। इसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या आया। लेकिन अभी हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि 1.99999 है, तो हमारे हिसाब से ये 2 आनी चाहिए, लेकिन कंपाइलर के लिए इसके कोई लेना देना नहीं है। कंपाइलर क्या करता है, अगर हमारा कोई भी डेसिमल वैल्यू हमने इंटीजर के अंदर स्टोर कराएंगे या इंटीजर के अंदर फोर्सफुली करते हैं, तो वो इतनी वैल्यू आपकी रिमूव कर देगा, जो आपकी मेन इंटीजर वैल्यू है वो आपकी स्टोर कर देगा, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि 5/2 जो होता है हमारा 2.5 होता है, लेकिन अगर हम ये जबरदस्ती प्रिंट कराते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो या इंटीजर वैल्यू स्टोर हो, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा 2.5 जो है इसका 0.5 हट के ये 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी। अब हम इसे अपने कोड एडिटर के ऊपर भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो जैसे कि हमने अभी टाइप कन्वर्जन देखा, तो हम एक बार इसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, a इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी मैं फ्लोट वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, b इज इक्वल्स टू 3.4 समथिंग, 3.4 प्रिंट करा देते हैं, स्टोर करा देते हैं। देन मैं एक प्रिंट एफ की कमांड लिखूंगा ताकि हम एक बार इसका रिजल्ट भी देख पाए। परसेंटेज एफ हम डालेंगे, क्योंकि हम जो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वो वैल्यू फ्लोट की आने वाली है, ये हमें ऑलरेडी पता है, नहीं तो हमें जो डिजायर्ड आउटकम है वो मिलेगा नहीं। अब हम यहाँ से, ठीक है, एक बार हम इसे प्रिंट करा देते हैं।
तो आप देख सकते हैं फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो जैसे कि हमने देखा इंटीजर वैल्यू की, अगर इंटीजर वैल्यू के साथ कोई भी ऑपरेशन कराते हैं तो इंटीजर वैल्यू ही आउटपुट में आएगा। अगर मैं यहाँ इंटीजर इंट वैल्यू भी स्टोर करा देता हूँ, आप देखिए, तो हमने जैसे पहले भी देखा हुआ है, ये एक इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट करेगा। सेम अगर मैं फ्लोट के साथ फ्लोट करा रहा हूँ ऑपरेशन कोई भी, तो वो फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेगा। और अगर मैं फ्लोट के साथ इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करूंगा, देन हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फ्लोट वैल्यू आएगी। तो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि जैसे कि 5.99999 इस तरीके की कोई वैल्यू है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैथमेटिकली ये राउंड ऑफ होके 6 हो जाना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो सी कंपाइलर की लैंग्वेज में इसका क्या आंसर आएगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू है, अगर वो इंटीजर वैल्यू इंटीजर के अंदर हम स्टोर करते हैं, तो वो डेसिमल के बाद की सारी वैल्यूज रिमूव कर देगा, केवल और केवल जो फिक्स्ड वैल्यू है वो हमें देगा, जो इंटीजर वैल्यू है। एक बार हम इसे रन करा के देख लेते हैं, जीसीसी मेन डॉट सी, देन रन कराते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ 5 प्रिंट हो चुका है, 6 प्रिंट नहीं हुआ। तो होप आपको आंसर मिल चुका होगा इस चीज का। तो अब हम आ चुके हैं अपने ऑर्डर प्रेसिडियंस के अंदर। ऑर्डर प्रेसिडियंस क्या होता है? बेसिकली अगर हमारे मल्टीपल फंक्शंस आ चुके हैं तो हमें उसे किस तरीके से हम उसे ऑपरेट करेंगे। जैसे कि यहाँ एक है x x इज इक्वल्स टू 4 + 9 मल्टीप्लीकेशन 10। अब हमें इसे किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से इसे रन करना है, तो यहाँ क्या हम इसमें बॉड मास जो हम पढ़ते थे मैथ्स के अंदर उस तरीके से होगा कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद इसे ऐड करेंगे 4 के अंदर, या पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें आंसर इसका कहाँ से मिलेगा? बेसिकली हमें क्या फॉलो करना होगा? प्रेसिडियंस, कि किसकी पहले ज्यादा प्रायोरिटी है उस फंक्शन को हम पहले करेंगे, उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी, देन लोएस्ट प्रायोरिटी। तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी किसकी होती है? इक्वल सिंबल की, जिसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं। इसके बाद हमारी आती है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारे जैसे प्लस माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारी मीडियम प्रायोरिटी है। हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। ये हमारा हायर प्रायोरिटी होता है। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ फंक्शन है x इज इक्वल्स टू 4 + 9 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो सबसे पहले हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे? 4 + 90 हो जाएगा। इसके बाद हम इसे 94, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हमें अपने प्रेसिडियंस ऑर्डर की तरफ से चलना है। फिर इसके बाद हमारे पास एक चीज ये आती है, आप लोगों ने सोचा होगा अभी, कि जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मान लीजिए सेम प्रेसिडियंस ऑर्डर है, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 4 × 4 / 2 × 4। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का भी ऑर्डर सेम है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इवन डिवीजन भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे? क्या हम पहले इसे करेंगे, या फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिविटी रूल की तरफ। एसोसिएटिविटी रूल क्या है? अगर हमारे दो जो ऑपरेशंस हैं वो सेम प्रेसिडियंस के हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपका सेम सेम प्रेसिडियंस का है, तो इसके अंदर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। किसी किसी केस में राइट टू लेफ्ट भी मूव करते हैं, तो बट मोस्टली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन के अंदर हम कहाँ मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के साथ, जो हमारी 12 आ चुकी है। इसके बाद हम 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? 12 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ। ठीक है, इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये 2 आ जाएगा, 2 × 2 4। तो 4 हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसी के अंदर हमारे काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि 2 + 2 / 2 + 2। तो इसके अंदर हम किस तरीके से करेंगे?
तो सबसे हायर ऑर्डर प्रेसिडेंस क्या है हमारा, लेकिन उससे पहले हमें ये सॉल्व करना होगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसके बाद एडिशन का हम परफॉर्म करेंगे फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप काफी सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हम अपने कोड एडिटर पे आ चुके हैं, अब हम यहाँ देख लेते हैं हम किस तरीके से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि a इज इक्वल्स टू 2 + 2 / 3 + 2। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा था, या हम यहाँ कर देते हैं 2 इस तरीके से। तो जैसे कि हमने देखा था, हम प्रेसिडेंस ऑर्डर की तरफ से चलेंगे। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या कहता है, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, डिविडेंड की, डिवीजन की। सबसे पहले हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद हमारे यहाँ एडिशन सिंबल्स हैं, तो 2 + 1 + 2 जो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो हम एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देख लेंगे। जीसीसी ./.exe। देखिए हमारा 5 आंसर प्रिंट हो चुका है। अब यही अगर आपका मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता तो हम क्या करते। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4 हो जाएगा। फिर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 हो जाएगा। देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसका 4 आ जाएगा। एक बार हम इसे रन करके भी देख लेते हैं, हमारा आंसर 4 हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ, जो जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाने के बाद आप हर टॉपिक को कम से कम 5 प्रोग्राम्स, 5 कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस बनी रहे। तो अब हम आ जाते हैं ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि एंड है, और है, नॉट है। जैसे कि आप जानते हो, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या फिजिक्स में पढ़े हो, तो लॉजिक गेट्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप ये आराम से समझ लेंगे क्या होता है। अभी हम डिटेल में समझेंगे भी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हमारी 5 ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है। बेसिकली टर्नरी जो होता है वो एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जो कोई भी कंडीशन देता है हमें। इसका यूज कैसे होता है, हमें क्वेश्चन मार्क इसका सिंबल होता है जो हम यूज करते हैं, इसे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि इक्वल्स टू इक्वालिटी ऑपरेटर है, और दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर है। इक्वालिटी मतलब, जैसे कि अभी हम इक्वल्स टू लिख रहे थे, तो बेसिकली क्या हो रहा था, किसी की वैल्यू किसी के अंदर स्टोर कराई जा रही थी, तो ये असाइनमेंट, ये असाइन कर रहा था। तो इसे हम क्या कहेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली कोई भी वैल्यू किसी के अंदर असाइन कर रहा है, इसी वजह से इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन अगर यही मुझे क्या कहना है कि अ, मान लीजिए 2 = 2 लिखना हो मुझे, या हाँ, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा 2 = 2। मुझे अगर इसे कोड में लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, 2 = 2। तो इस डबल इक्वल्स टू का क्या मतलब है, सी कंपाइलर को इसका मतलब होगा कि इट इज इक्वल्स टू, तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या, सिंगल। अब हम आ जाते हैं नॉट इक्वल्स टू पे। इसके अंदर बेसिकली आपको समझना क्या है कि ये जो सिंबल है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क का, इसे सी के अंदर हम क्या कहते हैं, नॉट सिंबल। बस बेसिकली इसे हम जहां भी लगा देंगे, इसका कहने का मतलब है कि ये नॉट हो जाएगा। यही अगर हम इसे इक्वल्स टू के पहले लगा देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ हम सिंगल ऑपरेटर यूज करेंगे इसे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जैसे कि ग्रेटर देन। तो अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, जैसे ग्रेटर देन तो इस तरीके से लिख दिया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखना होगा तो ग्रेटर देन सिंबल, इसके साथ इक्वल्स टू लिख दूंगा।
यही स्मॉलर लेस देन लिखना है, तो इस तरीके से सिंबल बना देंगे, लेस देन इक्वल्स टू तो लेस देन इक्वल्स टू बना देंगे। इसी तरीके से इसके अंदर हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो अब हम आगे तो अब हमने एक बार अपने कोड एडिटर पर देख लेते हैं किस तरीके से हम इन्हें यूज करने वाले हैं। तो अब हम अपने कोड एडिटर पर आ चुके हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ टू इक्वल्स टू टू, तो बेसिकली ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब मैं यहाँ इसे रन करा देता हूँ कोड को, तो यहाँ 1 प्रिंट हो चुका है। जैसे कि हमने अभी देखा कि वहाँ 1 प्रिंट हो गया था। 1 प्रिंट का मतलब क्या है कि हमारा जो कंपाइलर है वो ट्रू या फॉल्स प्रिंट नहीं करता है। ट्रू या फॉल्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है सी कंपाइलर के अंदर। अगर इसे ट्रू या फॉल्स वैल्यू दिखानी है तो 1 वैल्यू प्रिंट करेगा फॉर ट्रू एंड 0 वैल्यू प्रिंट करेगा फॉर फॉल्स। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करा पाएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और देख लेते हैं इन दोनों। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि इक्वालिटी ऑपरेटर क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इधर। तो ए मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू 5। तो अगर ये ट्रू होगा तो ये 1 प्रिंट करेगा, जैसे कि हमने अभी देखा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जीसीसी मेन डॉट सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 प्रिंट हो चुका है। 1 का मतलब यहाँ ट्रू होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। अब हम आ जाते हैं नॉट इक्वल्स टू। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 5 इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये एक रॉन्ग कंडीशन है। तो इस हिसाब से यहाँ 0 प्रिंट होना चाहिए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए फॉल्स ऑपरेशन है तो 0 आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ या 2 लिख देता हूँ, तो क्या होगा? 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2, जो एक ट्रू कंडीशन है, तो यहाँ से ट्रू प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली 1 प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए 1 प्रिंट हो चुका है। इसे ही जब हमें अगर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डालना होगा, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि यस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो बेसिकली जैसे हम लिखते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे जीसीसी मेन डॉट सी। जब इसे टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो आप देख लीजिए यहाँ 1 आ चुका है, क्योंकि 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है। अगर हम यहाँ 5 लिखते तब भी ये इक्वेशन वैलिड होती, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। ऐसे ही स्मॉलर देन इक्वल्स टू के लिए भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, इस तरीके से इवन 5 पे चल जाता, क्योंकि इक्वल्स टू भी हमने सिंबल लगाया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर, जैसे कि एंड है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है। बेसिकली अभी हमने देखा एंड क्या है हमारे यहाँ। हमारे अभी तक हमने इसे यूज किया था, जैसे स्कैन एफ के अंदर हम यूज कर रहे थे एंड का। तो बेसिकली ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं था, ये लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम इसे, एंड 2 बार यूज करके। तो इस तरीके से ये एक लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएगा। बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि इससे पहले की वैल्यू और इसके बाद की वैल्यू दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब वैल्यू करेक्ट आएगी। जैसे कि a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज स्मॉलर देन 10। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो इसकी वैल्यू हमें ट्रू प्रिंट होगी, नहीं तो ये फॉल्स प्रिंट हो जाएगी। और ऑपरेटर में क्या होता है, और में हम सिंगल पाइप्स लगा देंगे। इसे इसे हम पाइप कहते हैं, ये आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे इस तरीके का सिंबल आप 2 बार लगा देंगे। इससे पहले की वैल्यू या दूसरे दोनों में से कोई भी एक वैल्यू का करेक्ट हो जाएगी, तो ये आपका वैल्यू कंडीशन ट्रू फॉल्स कंडीशन जो है वो ट्रू हमारी रन कर देगा। अगर नॉट ऑपरेटर, तो हम अभी हमारा पढ़ ही चुके हैं, नॉट भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। नॉट ए इज लेस देन 5, तो बेसिकली इसका रिवर्स कर देगा। अगर ये होगा, बेसिकली अभी हम यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 5। अगर मैं यहाँ अगर हम सिंपली इसे प्रिंट करेंगे तो ये फॉल्स कर देगा। लेकिन अगर मैं इसे नॉट के साथ प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यूज रिवर्स कर देगा। बेसिकली इसकी वैल्यू क्या देगा, ट्रू देगा।
और अगर हम यहाँ डालते हैं 6 इज ग्रेटर देन 5 जो कि एक ट्रू वैल्यू है, लेकिन अगर हमने यहाँ नॉट लगा दिया तो इसकी वैल्यूज रिवर्स कर देगा, तो ये क्या प्रिंट होगा हमारा, फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी। एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ क्या देख रहे थे, जैसे कि हमने पढ़ा था लॉजिक गेट्स में, अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। बेसिकली लॉजिक गेट्स में क्या होता है, हम दो वैल्यूज एंटर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 1 1, देन आंसर जो हमारा आएगा, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो जो हमारा ओवरऑल प्रोग्राम है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा प्रोग्राम फॉल्स हो जाएगा। सेम अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो हमारा थर्ड कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। बेसिकली अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू है, ये केवल और केवल तभी वैलिड है। ये किसके लिए है, एंड एंड जो ऑपरेटर है हमारा उसके लिए। अगर हम देखते हैं इस और गेट के लिए, तो और गेट के लिए हम किस तरीके से इसे यूज करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं 1, और अगर ये 1 1 दोनों ट्रू होगा तो भी ये ट्रू है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो भी ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों फॉल्स हो गए तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेम नॉट के लिए तो आपको पता ही है, नॉट गेट जो है वो रिवर्स, नॉट ऑपरेटर जो है वो इसे रिवर्स कर देता है, आपका जो भी फंक्शन होगा। जैसे कि हमने अभी देखा था कि 6 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू वैल्यू है, लेकिन अगर हम यहाँ नॉट लगा देंगे तो ये फॉल्स वैल्यू बन जाएगी। एक बार हम इसे अपने कोड एडिटर पर भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है, तो हम एक बार इसे प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं। तो एंड ऑपरेटर के लिए दो कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी, तो बीच में एंड डालेंगे हम, इसके बाद, ठीक है। तो अभी हमारी ये जो कंडीशन है, मान लीजिए ये हम लिख देते हैं 1, दोनों अभी हम फिलहाल ट्रू प्रिंट करेंगे। तो अब हम जैसे जानते हैं कि ये भी 5 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, 3 इज ग्रेटर देन 1, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो हमारी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो ट्रू प्रिंट होगी। एक बार हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो देखिए हमारी वैल्यू ट्रू प्रिंट हो चुकी है। अब एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों ही वैल्यूज इसकी ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन इसमें ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये प्रॉपर पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देगा। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं 3 इज ग्रेटर देन 4, जो कि हमें पता है फॉल्स कंडीशन है। तो एक बार हम इसे प्रिंट कराते हैं, सेव करते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो देखिए फॉल्स कंडीशन प्रिंट हो चुकी है 0। अब यही अगर मैं और ऑपरेटर यूज कर रहा होता, तो और ऑपरेटर में 2 पाइप्स लगाने होते हैं यहाँ। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी तो वैल्यू ट्रू प्रिंट हो जाएगी। तो एक बार हम इसे चला के देखते हैं। देखिए हमारी वैल्यू ट्रू हो चुकी है, जिसमें एक कंडीशन हमारी ट्रू है, दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स है। अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, केवल उसी कंडीशन में ये हमें फॉल्स रिजल्ट प्रिंट करके देगा। तो आप देख सकते हैं फॉल्स हमें प्रिंट हो चुका है। अब खाली अगर मैं ये प्रिंट करूं, तो ये एक इनवैलिड कंडीशन है, बेसिकली फॉल्स कंडीशन है। देखिए ये 0 प्रिंट हो चुका है, लेकिन अगर मैं इसे ब्रैकेट्स में डालूं एंड देन नॉट ऑपरेटर का यूज करूं, नॉट ऑपरेटर बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि हम कोई भी काम, कोई भी ऑपरेशन करें उसका रिवर्स कर देता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ नॉट ऑपरेटर लगा दिया है, तो अब ये कंडीशन जो है हमारी है तो फॉल्स, लेकिन ये प्रिंट ट्रू कर देगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ये कंडीशन ट्रू प्रिंट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, इक्वल्स टू क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इनका काम क्या होता है, कोई भी वैल्यू को उस किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन करना या किसी भी चीज को असाइन करना। आप जैसे कि इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे,
असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब हम इसमें कोई भी चीज असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल असाइनमेंट में हमारा इक्वल्स टू आ जाता है, इक्वल्स टू जैसे हमने इंट x इज इक्वल्स टू 10, तो 10 क्या है, यहाँ इसके अंदर वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू असाइन की गई है। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट के अंदर, जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा प्लस इक्वल्स टू एंड माइनस इक्वल्स टू। इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है, डिवीजन के लिए भी वैलिड है, इवन मॉड्यूलो के लिए वैलिड है। इसके कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हम एक ऑपरेशन करना चाहें x इज इक्वल्स टू x प्लस 5, तो मैं जो वेरिएबल है उसी के साथ कोई चीज जोड़ना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, डिवाइड करना चाह रहा हूँ, या उसका मॉड्यूलो निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे x दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, x प्लस इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या करेगा, x को 5 के साथ ऐड करके हमारा वैल्यू x के अंदर स्टोर कर देगा। सेम डिवीजन के लिए, सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेम मॉड्यूलो के लिए। एक बार हम ये सारी कमांड्स प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। तो हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर के अंदर, और जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम किस तरीके से अपने ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ एक की वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10, और इसके साथ हम ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए एडिशन का। तो मान लीजिए a प्लस 5 अगर मैं करता हूँ, तो ये क्या करेगा, बेसिकली a के अंदर 5 को ऐड करके प्रिंट करा देगी। एक बार हम करके भी देख लेते हैं। और ये कोड हम पिछले चैप्टर में भी किया था, इवन इस चैप्टर में तो हम काफी बार कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 15 प्रिंट हो चुका है। लेकिन यही कोड अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर के साथ लिखता प्लस इक्वल्स टू 5, तो तो भी हमारे हिसाब से ये सेम आंसर आना चाहिए। सेम हम ये डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। देखिए आंसर आ चुका है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन पे भी वर्क करेगा, एंड इवन मॉड्यूलो पे भी वर्क करेगा। तो बेसिकली ये होता किस लिए है, आपके कोड को शॉर्ट, सिंपल और आसानी से लिखने के लिए होता है। बाकी ये प्रोसेस वही है, ए इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो 5 अगर हम लिखते हैं तो भी यही आंसर आएगा, ये लिखते हैं तो भी यही आंसर आएगा, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, तो अच्छा सही रहता है। तो आप देख सकते हैं 5, ये आपका मॉड्यूलो भी आपको दे चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर। तो हम देख लेते हैं किस ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस होती है, किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, किसकी हायर प्रायोरिटी है। तो बेसिकली हमें उस सबसे पहले परफॉर्म करना है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी होती है लॉजिकल नॉट की। लॉजिकल नॉट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव करते हैं, जिसके अंदर हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है, इवन मॉड्यूलो इसी के अंदर आता है। इसके बाद हमारा आता है एडिटिव, जिसके अंदर हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है। इसके बाद हमारे रिलेशनल होते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये हमारे होते हैं रिलेशनल, जो हमारे फोर्थ प्रायोरिटी है। इसके बाद हमारी आ जाती है इक्वालिटी, जिसमें इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। हमने नॉट लगाया है यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन नॉट इक्वल्स टू है वो अलग ऑपरेटर है। ये इक्वालिटी ऑपरेटर के अंदर आता है, जिसकी फिफ्थ प्रेसिडेंस ऑर्डर है। इसके बाद हमारा लॉजिक एंड आता है, एंड जो हमने पढ़ा था, ये हमारा सिक्स्थ पे आता है। इसके बाद हमारा लॉजिकल और देन लास्ट में हमारा आ जाता है इक्वल्स टू या असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी, उन चीजों के बारे में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो जो टॉपिक्स आपने आज पढ़े उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप टॉपिक्स जितने हम पढ़ रहे हैं उन्हें साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम से कम आपको 4 to 5, कम से कम 4 to 5 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है डेली। जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं पर टॉपिक, तभी आपको इन चीज पे प्रैक्टिस बनेगी, तभी आप आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको रियल टाइम प्रॉब्लम्स मिलेंगी या प्रोग्राम्स बनाने को मिलेगा। इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको फ्राइडे को अपलोड हो जाएंगे शाम तक, और इसी के साथ साथ मंडे को, ऑन मंडे हमारा एक
प्रैक्टिस सेशन होगा जिसके अंदर आज तक हमने जितने भी टॉपिक्स करे हैं, चाहे वो हमारा ऑपरेटर्स है, चाहे वो हमारा वेरिएबल्स है, चाहे टाइप डिक्लेरेशन, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने आज तक पढ़े हैं, प्रेसिडेंस, ये सारी चीज़ें जो भी टॉपिक्स आज तक पढ़े गए हैं उन सब के बारे में थोड़ा एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा जो ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स का होगा। इसके अंदर हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आप खुद से सॉल्व करेंगे और उन्हें इसी लिंक पर आपको अपलोड करना है। जो आपको लिंक फ्राइडे को मिल जाएगी। इसी लिंक के अंदर आप जो इससे चैप्टर 1 का जो आपका असाइनमेंट था वो भी अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि चैप्टर 1 के लिए आपको असाइनमेंट लिंक नहीं मिला था, वो इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा हमारा लेक्चर इतना लेट, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो अलाइन थी, जैसे कि हैकेथॉन्स आने वाले थे, ये सारी चीज़ें और नए जो कोर्सेज़ हम लॉन्च करने वाले हैं, उन्हीं के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जो आपको बताना, जानना ज़रूरी था। अब डेली आपको वीकली 2 लेक्चर्स सी पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे और कोर्सेज़ भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आज हमने क्या देखा था? टाइप डिक्लेरेशन आज हमने देखा, वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन, इसके अलावा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस देखे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखी, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, टाइप कन्वर्जन सिनेरियोज़, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने टॉपिक्स आज हमने पढ़े उन सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा याद से। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने प्रोग्राम्स आपके लिए अलाइन किए, तो जो टॉप कोर्सेज़ हैं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल फोरेंसिक्स है, जावा प्रोग्रामिंग है, रस्ट प्रोग्रामिंग है, गो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, ओसेंट है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इसके अलावा एआई, एमएल, इन जैसे काफ़ी सारे आपके कोर्सेज़ जो हैं, वो आपको यूट्यूब पर या तो हमारी वेबसाइट्स पर कोर्सेज़ मिल जाएँगे। तो यूट्यूब पर हम लॉन्च करने वाले हैं इन सभी चीज़ों, इन सभी टॉपिक्स के, इन सभी कोर्सेज़ के लेक्चर्स हम अपलोड करने वाले हैं, आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए। इसके अलावा मैं आपको केवल यही सलाह दूँगा कि आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है, जो प्रैक्टिस दी जा रही है, वो आप डेली कीजिए। टिल देन टेक केयर। अगर आपको ऐसी इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है या इससे पिछले लेक्चर में किसी में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका वो प्रॉब्लम या आपका वो क्वेश्चन रिजॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।